क्या ढूंढ रहे हैं पापा? साला ने बेहद नरमी से सिकंदर उस्मान से पूछा था। वो 2 घंटे से उनके पास बैठा बातें करने से ज्यादा उनकी बातें सुन रहा था। उनकी गुफ्तगू में अब अल्जाइमर झलकने लगा था। वो जुमलों के दरमियान रुककर किसी लफ्ज को याद न आने पर गड़बड़ाते, उलझते, झिल्लाते और भूल जाते। और फिर वो बात करते करते उठकर कमरे में इधर उधर जाती हुई चीजें उठा उठा कर देखने लगे थे, यूं जैसे उन्हें किसी चीज की तलाश थी। सालार ने उन्हें बुलाकर टोक कर पूछ ही लिया था। यही रखा था, उन्होंने सालार के जवाब में कहा। वो अपने बेड के साइड टेबल के पास खड़े थे। सालार बहुत दूर सोफा पर बैठा हुआ था। क्या? सालार ने कुरेदा। एक सिगार बॉक्स कामरान ने भेजा था, वही दिखाना चाहता था तुम्हें, उन्होंने बेहद एक्साइट अंदाज में कहा और एक बार फिर तलाश शुरू कर दी। सिगार बॉक्स छोटी चीज नहीं था, वो उसके बावजूद उसे तकिए उठा उठा कर ढूंढ रहे थे। पता नहीं उस वक्त उनके जहन में ढूंढने वाली चीज की कोई शक्ल भी थी या नहीं। वो अल्जाइमर के उस मरीज को पहली बार उस हालत में मर्ज के असरार के साथ देख रहा था जो उसका बाप था। शायद मुलाजिम ने कहीं रखा है, मैं उसे बुलाता हूँ, उन्होंने बुलाकर थक के कहा था। वो अब वापस सालार के पास आकर बैठ गए थे और उन्होंने उसे आवाजें देना शुरू कर दी। सालार ने उन्हें टोका। पापा इंटरकॉम है, उसके जरिए बुलाई। सालार ने साइड टेबल पर पड़ा इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए बाप से कहा। इससे वो नहीं आता, उन्होंने जवाबन कहा और दोबारा उसे आवाजें लगाने लगे। वो एक सांस में जिसे आवाजें दे रहे थे उनके घर उस वक्त मुलाजिम मौजूद नहीं था, वो छुट्टी पर था और सालार ये जानता था। वो उनका पुराना मुलाजिम था। उसे लगा उसे बाप की मदद करनी चाहिए, मुलाजिम को खुद बुलाना चाहिए। नंबर बता दे, मैं बुलाता हूँ उसे। सालार ने सिकंदर उस्मान को एक बार फिर टोका था। नंबर नहीं पता, ठहरो मैं फोन से देता हूँ तुम्हें, उन्होंने इसकी बात के जवाब में कहा था और फिर रुके बगैर अपनी जेबें टटोलने लगे। साला नजीब कैफियत में इंटरकॉम का रिसीवर हाथ में ले बैठा रहा। वो सेल फोन जिसे उसका बाप तलाश कर रहा था उस सामने मेज पर पड़ा था। वो उस इंटरकॉम के नंबर को अपने सेल फोन की याददाश्त में ढूंढना चाहता था और वो इंटरकॉम पर उस मुलाजिम का एक हरफी नंबर याद नहीं रख पाता था। वो अल्जाइमर के जिन के हाथ अपने बाप को जेर होते देख रहा था। तकलीफ बड़ा छोटा लफ्ज था उस कैफियत के लिए जो उसने महसूस की थी। वो बहुत अरसे के बाद इमामा और बच्चों के साथ 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आया था। तैयबा की तबीयत ठीक नहीं थी और सालार और उसकी मुलाकात कई महीनों से नहीं हुई थी। अब वो तैयबा की बेहद पर बुलाकर पाकिस्तान आया था और अपनी फैमिली के साथ तो अपने वालिदैन की हालत को देखकर बहुत अपसेट हुआ था, खास तौर पर सिकंदर उस्मान को देखकर। उसने उन्हें हमेशा बेहद सेहतमंद और चाको-चौबंद देखा था। वो एक मशीन की तरह काम कर रहे थे सारी जिंदगी और काम उनकी जिंदगी की सबसे पसंदीदा तफरीह थी। और अब वो बड़ी हद तक घर तक महदूद हो गए थे। घर में सिकंदर उस्मान और नौकरों के अलावा कोई नहीं था। इस्लामाबाद में मुकीम सालार का बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहता था और सिकंदर उस्मान और तैयबा को अपने साथ तो रखने पर तैयार था, लेकिन वो उसकी बीवी बच्चे सिकंदर उस्मान के इस पुराने घर में शिफ्ट होने पर तैयार नहीं थे और तैयबा और सिकंदर उस्मान अपना घर छोड़कर बेटे के घर नहीं जाना चाहते थे। सालार समय सिकंदर के तीनों बेटे बैरून मुल्क थे, बेटी कराची। वो घर जो किसी जमाने में अफराद खाना की चहल पहल से गूंजता था अब खाली हो चुका था। सालार पहली बार सिकंदर उस्मान की बीमारी के इंकशाफ पर भी बेहद अपसेट हुआ था। वो इंकशाफ उस पर उसकी सर्जरी के कई महीनों बाद हुआ था और वो भी बेहद इत्तेफाकी अंदाज में जब सिकंदर उस्मान अपने एक तिब्बी मुआयने के लिए अमेरिका गए थे और सालार को उनकी बीमारी की तफसीलात का पता चला था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने सिकंदर उस्मान से शिकायत की थी। उन्होंने जवाबन लापरवाह अंदाज में हंसते हुए कहा था, क्या बताता यार, मुझे अपनी बीमारी से ज्यादा तुम्हारी बीमारी का दुख है। मैं 70 का हो चुका हूँ, कोई बीमारी हो न हो कितना जीऊंगा मैं, और इस उम्र में अल्जाइमर के बगैर भी कुछ याद नहीं रहता इंसान को। वो अपनी बीमारी को मामूल बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे जैसे ये कोई चीज ही नहीं थी। और अब वही बीमारी उसके सामने उसके बाप की याददाश्त को घिन की तरह खाने लगी थी। जिंदगी अजीब शे है, इंसान उसके तवील होने की दुआ भी करता है और उसकी तवालत के असरात से डरता भी है। सिकंदर उस्मान अभी तक सेल फोन ढूंढते जा रहे थे। साला ने फोन उठाकर अपने बाप के हाथ में दे दिया। ओह अच्छा, हाँ ये रहा। उन्होंने फोन हाथ में लिया, फिर सोचने लगे थे किस लिए लिया था। ये फोन किस लिए दिया है तुमने? मैंने मांगा था क्या? वो अब उससे पूछ रहे थे। कोई चीज सालार के हलक में गोला बनकर फंसी। नहीं, बस मैं देना चाह रहा था आपको, वो कहते हुए एकदम उठ गया। वो बाप के सामने रोना नहीं चाहता था। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या और नहीं बैठोगे? वो जैसे मायूस हुए थे। बैठूंगा, थोड़ी देर तक आता हूँ, उनसे नजरें चुराता भराई आवाज में कहता वहां से निकल गया था।
अपने बेडरूम से मुझसे बाथरूम में बाथटब के किनारे बैठा खुद पे काबू नहीं रख सका था। वो सिकंदर उस्मान के बेहद करीब था और एक कुर्बत आज अजीब तरह से अजियत दे रही थी उसे। वो अपनी जिंदगी के हंगामे में इतना मसरूफ रहा था कि उसने सिकंदर उस्मान की बिगड़ती हुई ज़हनी हालत को नोट ही नहीं किया था। नोट तो तब करता जब उनसे बाकायदगी से मिल पाता। सैफ उसे गद्दाफ की तरह उलझाए हुए था। उसके प्रोजेक्ट्स ने अब उसके पैरों को परों में तब्दील कर दिया था। वो सफर में रहता था। 4-5 साल में ईसायाफ दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स में एक शनाख्त बना रहा था, बेहद मुनफरिद अंदाज में तेज रफ्तार तरक्की के साथ। काम की इस रफ्तार ने उसे बहुत सी चीज़ों से बेखबर भी किया था। वहाँ बैठे उसने एतराफ़ किया था अब वो हल ढूंढ रहा था और हल ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। वो दोनों उनके साथ मुस्तकिल अमेरिका शिफ्ट होने पर कभी तैयार नहीं होते। सालार को उसका अंदाजा था और अमेरिका छोड़कर उनके पास मुस्तकिल आ जाना सालार के लिए मुमकिन नहीं था। उसके बावजूद हल सामने था, बेहद मुश्किल था लेकिन मौजूद था। इमामा, तुम बच्चों के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हो जाओ। उस रात उसने मिलाकर इंतजार किए बगैर वो हल इमामा के सामने पेश कर दिया था। इमामा को उसकी बात समझ में ही नहीं आई थी। क्या मतलब? मैं चाहता हूँ तुम होमी नीना और रईसा के साथ पाकिस्तान आ जाओ। मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है। मैं उनके पास नहीं ठहर सकता, लेकिन मैं उन्हें इस हालत में अकेला भी नहीं छोड़ सकता। तुमने देखा है पापा को, वो बेहद रंजीदा था। हम उन्हें अपने पास रख सकते हैं वहाँ अमेरिका में। इमामा ने जैसे एक तजवीज़ पेश करने की कोशिश की थी। वो ये घर नहीं छोड़ेंगे और मैं इस उम्र में उन्हें और अपसेट करना नहीं चाहता। तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाओ, मैं आता जाता रहूँगा। जिब्राइल वैसे भी यूनिवर्सिटी में, उसे घर की ज़रूरत नहीं है और मैं तो अमेरिका में भी सफ़र ही करता रहता हूँ ज़्यादा। मुझे वहाँ फैमिली के होने न होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो उससे नजरें मिलाए बगैर कह रहा था। इमामा उसका चेहरा देखती रही। वो सब कुछ उस तरह आसान बनाकर पेश कर रहा था जैसे एक कोई मसला ही नहीं था। 2 मिनटों का काम था जो किया जा सकता था। तुम्हारे अपने पेरेंट्स भी यहाँ, वो भी बहुत बूढ़े। तुम यहाँ रहोगी तो उन सब की देखभाल कर सकोगी, वो उससे कह रहा था। इमामा ने कुछ खफगी से उससे कहा, तुम ये सब मेरे पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे साला, इसलिए उनका हवाला न दो। तुम उनके बारे में फिक्रमंद नहीं होती क्या? उन्हें उस उम्र में देखभाल की जरूरत होगी। कोई 24 घंटे साथ न रहे, चंद घंटे ही रहे, लेकिन हाल चाल पूछने वाला, वो कह रहा था। अपने पेरेंट्स की बात करने से ज्यादा उसके पेरेंट्स की बात कर रहा था। इमामा को बुरा लगा। उसे इस जज्बाती ब्लैकमेलिंग की जरूरत नहीं थी। साला, इतने सालों में कभी पहले तुमने मेरे पेरेंट्स की देखभाल को इश्यू बनाकर मुझे पाकिस्तान में रखने की बात नहीं की। आज भी उनको इश्यू न बनाओ, वो कहे बगैर नहीं रह सकी थी। हाँ, नहीं की थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी अपने पेरेंट्स का ये हाल भी नहीं देखा था। उसने जवाबन कहा। वो कायल नहीं हुई। मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, उसने उसी अंदाज में कहा था। तुम उनके पास रहना नहीं चाहती यहाँ मेरे घर पर? साला ने 2 टोक अंदाज में उससे पूछा। मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहती, उसने जवाबन कहा। साला ने उससे नजरें चुरा ली। उन सबको तुम्हारी जरूरत है इमामा, और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। इमामा ने गिला किया था। उन सब के पास जिंदगी के ज्यादा साल नहीं है। मैं बोझ अपने जमीर पर नहीं लेना चाहता कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में अपने माँ बाप की परवाह नहीं की, वो कह रहा था। वो उससे कह नहीं सकी। वो उसके साथ भी तो इसलिए चिपकी रहना चाहती थी। उसे भी तो उसकी जिंदगी का पता नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा था 5-7 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, और वो उससे भी पहले अपने से अलग कर रहा था। वो ये सारी बातें सोचना ही नहीं चाहती थी। जिंदगी के किसी भयानक ख्वाब के बारे में, मुस्तकबिल के बुरे दिनों के बारे में। वो फिलहाल सिर्फ हाल के बारे में सोचना चाहती थी, जो सामने था, जो आज था। वो उसी में जीना चाहती थी। तुम्हें मेरी जरूरत है साला, अकेले तुम कैसे रहोगे? वो उससे कह रही थी। मैं रह लूंगा इमामा, तुम जानती हो मैं काम में मसरूफ रहता हूँ, तो मुझे सब कुछ भूल जाता है। ये सच था, लेकिन उसको नहीं कहना चाहिए था। इमामा हर्ट हुई थी। वो कुछ बोल नहीं सकी। उसकी आंखें आंसुओं से पल में भर गई थी। सालार उसके बराबर सोफा पर बैठा था। उसने इमामा से नजरें चुराने की कोशिश की थी, नहीं चुरा सका। जिंदगी में इंसान सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोचता रहे तो खुदगर्ज हो जाता है। उसने इमामा को जैसे वजाहत एक फिलॉसफी में लिपट कर पेश करने की कोशिश की थी। इमामा कायल नहीं हुई। मुझे पता है तुम्हें जरूरत नहीं है, न मेरी न बच्चों की। तुम्हारे लिए काम काफी है, काम तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी तफरीह भी। लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारे और बच्चों के अलावा और कुछ नहीं है। मेरा काम और तफरीह सिर्फ तुम लोग हो। उसने भराई आवाज में गिला भी किया, उसकी बेइज्जती भी बताई, अपनी मजबूरी भी सुनाई। तुम ये नहीं सोचते कि तुम अभी अंडर ट्रीटमेंट हो? तुम्हें भी
किसी ख्याल रखने वाले की जरूरत है। वो जैसे उसे याद दिला रही थी बीमारी का नाम ले बगैर के उसे भी तीमारदार की जरूरत थी। पुरानी बात हो गई इमामा, मैं ठीक हूँ। 5 साल से उस बीमारी के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ, कुछ नहीं होता मुझे। उसने जैसे इमामा के खदशात दीवार पर पढ़कर भी फूंक से उन्हें उड़ाया था। मैं पापा को इस हाल में या इस तरह नहीं छोड़ सकता, नौकरों के सर पर। मैं हुमैन को उनके पास रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं हुमैन को अकेला या नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हारी जरूरत है उस घर को। तुम मुझसे रिक्वेस्ट समझो, खुद गर्जी या फिर इसरार, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम पाकिस्तान आ जाओ या इस घर में। उसने सालार की आवाज और आंखों में रंजीदगी देखी थी। मेरे लिए तुम्हारे बगैर रहना बेहद मुश्किल है। मैं आदी हो गया हूँ तुम्हारा, बच्चों का, घर के आराम का, लेकिन मेरे माँ बाप के बेहद एहसानात है हम पर, सिर्फ मुझ पर ही नहीं, हम दोनों पर। मैं अपनी कंफर्ट को उनकी कंफर्ट के लिए छोड़ने का हौसला रखता हूँ, ये फर्ज है मुझ पर। वो जो कुछ उससे कह रहा था मशवरा और राय नहीं थी, नहीं दरख्वास्त, वो फैसला था जो वो कर चुका था और अब सिर्फ उसे सुना रहा था। वो उसका चेहरा देखती रहेगी। वो गलत नहीं कह रहा था, लेकिन गलत वक्त पर कह रहा था। वो उससे कुर्बानी मांग रहा था, लेकिन बहुत बड़ी मांग रहा था। वो कुछ भी कहे बगैर उसके पास से उठ गई थी। वो सेट नहीं थी, लेकिन ये बात सालार को समझ नहीं आती थी। 2 हफ्तों के बाद अमेरिका वापस जाते हुए सालार ने सिकंदर उस्मान को अपने फैसले के बारे में बताया था। वो खुश नहीं हुए थे। नहीं, बेवकूफ़ी की बात है इमामा और बच्चों को यहाँ शिफ्ट करना। उन्होंने फौरी तौर पर कहा था उनकी स्टडीज का खर्च होगा, और यहाँ क्यों ला रहे उन्हें, तो क्या बनती है। सालार ने उन्हें ये नहीं बताया था कि उनके लिए कर रहा था ये सब। बस पापा, वहाँ मुश्किल हो रहा है सब कुछ मैनेज करना माली तौर पर। उसने बाप से झूठ बोला। वो उन्हें ज़रा एहसान करना नहीं चाहता था। बहुत ज्यादा होते जा रहे वहाँ अखराजात, सेविंग बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ कुछ अरसा रहेंगे तो थोड़ा बहुत सेव कर लेंगे हम, उसने बेहद रवानी से सिकंदर उस्मान से कहा। लेकिन तुम तो कह रहे थे एसआईएफ बहुत कामयाब है, तुम्हारा पैकेज बहुत अच्छा है, कुछ मतहश हुए। हाँ, वो तो बहुत अच्छा जा रहा है, उसके हवाले से मसाइल नहीं है मुझे, लेकिन बस सेविंग्स नहीं हो पा रही। फिर बच्चियाँ बड़ी हो रही। मैं चाह रहा हूँ कुछ साल पाकिस्तान में रहे, अपनी वैल्यूज का पता हो, फिर ले जाऊंगा उन्हें। उसने अपने बहाने के कुछ इजाफी सहारे थे। सिकंदर उस्मान अभी भी पूरी तरह कायल नहीं हुए थे। तुम अकेले कैसे रहोगे सालार? तुम्हारा अभी इलाज हो रहा है, बीवी बच्चों के बगैर वहाँ कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? वो अपनी तशवीश का इजहार कर रही थी। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास जो अकाउंट में जो रकम है वो तुम्हें दे दूँ, ताकि तुम्हें अगर कोई फाइनेंशियल मसला है तो। सालार ने उनकी बात काट दी। बस पापा, अब नहीं। उसने बाप का हाथ पकड़ लिया था। अब और कुछ नहीं। कितना करेंगे आप मेरे लिए? मुझे भी कुछ करने दे। एहसान नहीं कर सकता तो हक ही अदा करने दे मुझे। उसने अजीब बेबसी से बाप से कहा। मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। साला ने एक बार फिर उनकी बात काटते हुए कहा। मुझे भी आपकी फिक्र रहती है पापा, इसलिए रखना चाहते हो उन सबको यहाँ। सिकंदर उस्मान जैसे बूझ गए थे। आप जो चाहे समझ ले, मैं और तैयबा बिल्कुल ठीक है। पुरानी मुलाजिम है हमारे पास, वफादार, सब ठीक है। तुम मेरी वजह से मत करो। वो अब भी तैयार नहीं थी। औलाद पर उन्होंने हमेशा एहसान किया था। एहसान लेने की आदत ही नहीं थी उन्हें, और वो भी उम्र के इस हिस्सा में बेहद ख्वाहिश होने के बावजूद, मजबूर होने के बावजूद। सिकंदर उस्मान औलाद को अपनी वजह से तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे। मैं वैसे भी सोचता हूँ फैक्ट्री जाया करूँ कभी कभार, काम मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है, इसलिए ज्यादा बोलने लगा हूँ मैं। वो अपने अल्जाइमर की शक्ल बदल रहे थे। तुम्हारे बीवी और बच्चों को तुम्हारे पास रहना चाहिए सालार। तुम जबरदस्ती उन्हें यहाँ मत रखो, मेरी और तैयबा के लिए बस। उन्होंने जैसे सालार को समझाने की कोशिश की। जबरदस्ती नहीं रख रहा पापा, उनकी मर्जी से ही रख रहा हूँ। वो यहाँ आकर हमेशा खुश होते रहे, अभी खुश होंगे। उसने बाप को तसल्ली दी। उसे अंदाजा भी नहीं था बाप का तजुर्बा कितना दुरुस्त होने वाला था। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान शिफ्ट होने की सबसे ज्यादा मुखालिफत हुमैन सिकंदर की तरफ से आई थी, और ये मुखालिफत सिर्फ सालार के लिए नहीं, इमामा के लिए भी खिलाफ तवक्का थी। वो हमेशा पाकिस्तान जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दादा के साथ उसकी बनती भी बहुत थी, और वो दादी का लाला भी था। पाकिस्तान में उसे बड़ी अट्रैक्शंस दिखती थी, और अब एक बेट मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान जाकर रहने पर सबसे ज्यादा एतराजात उसी ने किए थे। बेटा, दादा और दादी बूढ़े हो गए, तुमने देखा वो बीमार भी थे, उन्हें केयर की जरूरत है। इमामा ने उसे समझाने की कोशिश की थी। उनके पास सर्वेंट्स है, वो उनका अच्छी तरह ख्याल रख सकते हो। बिल्कुल कायल हुए बगैर बोला। सर्वेंट्स उनकी अच्छी केयर नहीं कर सकते। इमामा ने जवाबन कहा। आप उन्हें ओल्ड होम भेज दे। वो उस माशरे का बच्चा था, उसी माशरे का बेरहम लेकिन अमली हल बता रहा था। कल को हम
बूढ़े हो जाएंगे तो तुम हमें भी ओल्ड होम में भेज दोगे? इमामा ने कुछ नाखुश होते हुए उससे कहा। आप उन्हें यहाँ ले आए। मैंने माँ की खफगी को महसूस किया। वो यहाँ नहीं आना चाहते, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, इमामा ने उससे कहा। फिर हम भी अपना घर क्यों छोड़ें? मैं अपने स्कूल क्यों छोड़ूं? वो दुनिया के 10 दहीन तरीन दिमागों में से एक था। गलत बात नहीं कह रहा था, रैशनली बात कर रहा था। दिमाग का सबसे बड़ा मसला यही होता है, वो अकल से सोचता है, दिल से नहीं। ये हमारा घर नहीं है उम्मीद, किराए का घर है। हम सिर्फ यहाँ रह रहे हैं और जब हम सब पाकिस्तान चले जाएंगे तो बाबा और जिब्रेल इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें इतने बड़े घर की जरूरत नहीं होगी। जिब्रेल वैसे भी यूनिवर्सिटी में, तुम्हारे बाबा न्यूयॉर्क शिफ्ट होना चाहते हैं, इमामा उसे कहती चली गई थी। जिब्रेल पाकिस्तान नहीं जाएगा? हुमैन ने पूछा। नहीं, तुम्हारे बाबा उसे इसलिए पाकिस्तान भेजना नहीं चाहते क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में उसकी स्टडीज मुतासिर होंगी, इमामा ने उसे समझाया। मेरी भी तो होंगी, मुझे भी हर साल MIT जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? वो खफा हुआ था और बेचैन भी। उसे अपना समर प्रोग्राम खतरे में पड़ता दिखा था। तुम अभी स्कूल में हो, जिब्रेल यूनिवर्सिटी में, और पाकिस्तान में बहुत अच्छे स्कूल से तुम कवर कर लोगे सब कुछ। जिब्रेल नहीं कर सकेगा, उसे आगे मेडिसिन पढ़नी है। इमाम उसे लॉजिक देने की कोशिश कर रही थी जो हुमैन के दिमाग में नहीं बैठ रही थी। दैट्स नॉट फेयर मम्मी, हुमैन ने दो टुक अंदाज में कहा। अगर जिब्रेल पाकिस्तान नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। MIT जाना है, मुझे MIT जाना है। वासिया तौर पर बगावत कर रहा था। ठीक है, तुम मत जाओ, मैं इनाया और रईसा चले जाते, तुम यहाँ रहना अपने बाबा के पास। इमामा ने एकदम उससे बहस करना बंद कर दिया था। ये तुम्हारे बाबा का हुक्म है और हम सब उसको मानेंगे। तुम डिसओबे करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं मजबूर नहीं करूंगी। इमामा कहती वहां से उठकर चली गई थी। दुनिया के वो दो बेहतरीन दिमाग एक दूसरे के बिलमुकाबिल आ गए थे। तुम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हो? मैं उस रात साला ने हुमैन को बिठाकर पूछा था। इमामा ने उसे डिनर से कुछ देर पहले उसके इनकार के बारे में बताया था। नहीं, हुमैन ने बाप की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा था, और कोई भी जाना नहीं चाहता। उसने मजीद तबसरा किया। मैं किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। साला ने उसे टोक दिया। हुमैन सर झुकाए चंदा में खामोश बैठा रहा। फिर उसने सर उठाकर बाप को देखा और नफी में सर हिला दिया। वजह? साला ने उसे अंदाज में कहा। बहुत सारी। उसने बेहद मुस्तहकम अंदाज में बाप को जवाब दिया। किसी भी काम को करने या न करने की सिर्फ एक वजह होती है, बाकी सब बहाने होते हैं। इसलिए तुम सिर्फ वजह बताओ, बहाने नहीं। साला ने अपने 11 साल बेटे के जखीरे अल्फाज की हवा निकालते हुए कहा। हुमैन इस मीटिंग के लिए पहले से तैयार था और वजूहात को जमा करने पर भी अच्छा खासा वक्त सर्व कर चुका था। बाप ने जैसे उंगली से पकड़कर दोबारा जीरो पर खड़ा कर दिया था। मैं पाकिस्तान में एडजस्ट नहीं हो सकता। हुमैन ने बिलाखिर वो एक वजह तलाश करके पेश की। अगर तुम कांगो में एडजस्ट हो सकते हो तो पाकिस्तान में भी हो जाओगे। अफ्रीका से ज्यादा बुरा नहीं, साला ने उसी अंदाज में कहा। तब मैं छोटा था, हुमैन ने मुदाफियाना अंदाज में कहा। तुम अब भी छोटे ही हो, साला ने बात काटी। लेकिन मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैंने जैसे ऐतराज किया। उसमें काफी टाइम लगेगा, तुम्हारे लिए कम से कम 25 साल। साला ने बेहद संजीदगी से उसे टीज किया। वो बाप को देख कर रह गया। आई एम सीरियस बाबा, उसने सालार की बात से महफूज से बगैर कहा। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। इट्स नॉट ए गुड आइडिया फॉर मम्मी आइदर। वो किसी बड़े की तरह बाप के फैसले पर तबसरा कर रहा था। सालार खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। मुझे यहाँ तालीम हासिल करनी है, मैं वहाँ हॉलीडेज पर जा सकता हूँ, हमेशा के लिए नहीं। वो बिल्कुल अमेरिकी अंदाज में बेहद साफ वही से बाप को बता रहा था कि वो क्या कर सकता था और क्या नहीं। चंद सालों की बात है उमेर, उसके बाद तुम भी उस काबिल हो जाओगे कि अमेरिका में वापस आकर कहीं भी पढ़ सको। साला ने उसकी बात के जवाब में कहा। वो 11 साल का बच्चा बाप को बेहद मतलब दलाइल देने की कोशिश कर रहा था। चंद साल से बहुत फर्क पड़ता है, 1 साल से भी बहुत फर्क पड़ता है, उसने सालार की बात के जवाब में कहा। तो तुम ये कुर्बानी नहीं दोगे? सालार इस बार बात बदली। जिब्रेल भी तो दे सकता है कुर्बानी, आप भी तो दे सकते हैं, मैं की क्यों? उसने जवाब उसी अंदाज में कहा। दुनिया के बड़े बड़े इदारों के बराबर हो कि उनके सामने बैठकर उनसे फाइनेंशियल डील्स करना और बात थी। उनके सवालात और एतराजात के अंबार को समेटना आसान काम था। अपने 11 साल के बेटे को इस बात पर कायल करना ज्यादा मुश्किल था कि वो कुर्बानी क्यों दे दे जो उसका भाई नहीं दे रहा था, उसका बाप भी नहीं दे रहा था। फिर वो क्यों? और उसका क्यों का जवाब फार्मूला और इक्वेशंस में नहीं मिलता था, सिर्फ उन अखलाकी इक़्तिदार में मिलता था जिनसे उसने अपने औलाद की तरबियत की थी। लेकिन उसके बावजूद उसकी औलाद उससे सवाल कर रही थी। तुम जानते हो तुम्हारे दादा को अल्जाइमर है, वो
बहुत बूढ़े हो चुके और उन्हें ज़रूरत है कि कोई उनके पास हो। तुमसे उन्हें ज़्यादा मोहब्बत है, इसलिए मैं चाहता था तुम उनके पास रहो। साला ने जैसे वो जवाब ढूंढना शुरू किए जिनसे उसे समझा पाता। वैसे भी जब तुम्हारी मम्मी इनाया रईसा के साथ यहाँ से चले जाएंगे तो तुम यहाँ किसके पास रहोगे? घर में तुम्हारी देखभाल के लिए कोई नहीं होगा, साला ने कहना शुरू किया। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, हुमैन ने बाप की बात खत्म होने पर कहा था। मैं इतना छोटा नहीं हूँ बाबा, मैं अकेला रह सकता हूँ। आप मुझे बोर्डिंग में भी रख सकते या फिर मैं किसी रिलेटिव के पास भी रह सकता हूँ। उसने सालार के सामने एक के बाद एक सॉल्यूशंस रखना शुरू किया। उनमें से एक भी ऑप्शन मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। तुम्हें सबके साथ पाकिस्तान जाना है, सालार ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। आप मुझ में और जिब्रेल में फर्क क्यों करते हैं बाबा? उसके अगले जुमले ने सालार का दिमाग घुमा कर रख दिया था। उसने अपने 11 साल बेटे का चेहरा देखा जिसने जिंदगी में पहली बार उससे ऐसा सवाल या ऐसी शिकायत की थी। फर्क? तुम उस फर्क को डिफाइन कर सकते हो? सालार पहले से भी ज्यादा संजीदा हो गया था। वो समझता था उसे 5 मिनट लगने वाले थे ज्यादा से ज्यादा उसे समझाने में, और अब जैसे एक पेंडोरा बॉक्स ही खुलने लगा था। आप जिब्राइल को मुझसे बेहतर समझते। अगला तबसरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले वो देखते रहे। फिर कुछ देर बाद साला ने उससे कहा, और मैं उसे क्यों बेहतर समझता हूँ? जैसे उसके उस इल्जाम की भी वजाहत चाहता था। क्योंकि वो हाफिज़ कुरान है, मैं नहीं हूँ। बेहद रवानी से कहेगी उस जुमले ने सालार को फ्रेज किया था। वो वाकई पेंडोरा बॉक्स ही खोल बैठा था, लेकिन बहुत गलत हवाले से। वो बाकी नहीं था, न ही बदतमीज न ही बदलियास, लेकिन वो जो सोचता और महसूस करता था वो कह देता था। जिंदगी में पहली बार सालार को लगा वो सिकंदर उस्मान था और अपने सामने आन बैठा था, लाजवाब, बेबस। तारिक यकीनन अपने आप को दोहराती थी, लेकिन अपनी मर्जी के वक्त पर। तुम्हें जिब्राइल बुरा लगता है? साला ने बेहद मध्यम आवाज में उससे पूछा। ही इज माई ओनली ब्रदर, मुझे वो कैसे बुरा लग सकता है? लेकिन मुझे आप लोगों का ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता। हुमैन को ये शिकायत कब से होनी शुरू हुई थी उसका अंदाजा सालार को नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त अजीब सी कैफियत में बैठा हुआ था। ऐसा नहीं है हुमैन, उसने बिलाखिर हुमैन से कहा। वो अपने स्लीपिंग सूट के पाजामे को घुटने से रगड़ रहा था, जैसे उसमें सुराख ही कर देना चाहता हो। बाबा मैं आ जाऊं? वो जिब्राइल था जो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ था। गुफ्तगू के अजीब मरहले पर वो अंदर आया था। सालार और हुमैन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कुछ जज्बत हुए थे। हाँ आ जाओ, साला ने उससे कहा। वो अंदर आकर हुमैन के बराबर में सोफा पर बैठ गया। फिर उसने एक नजर हुमैन को देखा जो उससे नजरें नहीं मिला रहा था। फिर उसने बाप से कहा, दादा के पास मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ, मैं ज्यादा अच्छे तरीके से उनकी देखभाल कर सकूंगा। कमरे में अजीब खामोशी छाई थी। न सालार कुछ कह सका न हुमैन कुछ बोल सका था। उन दोनों की आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन जिब्राइल फिर भी यकीनन ये गुफ्तगू सुनकर ही आया था। मम्मी और हुमैन यहीं रहे आपके पास, मैं अकेले भी उनको संभाल सकता हूँ, हमेशा की तरह मध्यम मुस्तहकम आवाज में कह रहा था। पाकिस्तान में वैसे भी मेडिसिन की तालीम के लिए कम वक्त लगता है, यूनिवर्सिटी का साल ज़ाया होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो इतने आराम से कह रहा था जैसे ये कोई मसला ही नहीं था। जिब्राइल ऐसा ही था, किसी पैनिक के बगैर मसले का हल निकालने वाला। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा जिब्राइल, साला ने उसे दरमियान में टोक दिया। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ बाबा, मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा। हुमैन को आप यहीं रहने दे और मुझे जाने दे, और मैं सब बहुत खुशी से कह रहा हूँ, मुझे कोई खफगे नहीं है। जिब्राइल ने सालार के टोकने के बावजूद उससे कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके कमरे से जाने के बाद भी सालार और हुमैन खामोशी बैठे रहते। बेहद अकवट सूरत हाल थी जिसका सामना उन दोनों ने चंद लम्हे पहले किया था। मेरे और इमामा के लिए तुम में और जिब्राइल में कोई फर्क नहीं। उसे कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए इज्जत देते, लेकिन तुम तीनों पर उसे बरतरी नहीं देती। इसलिए कभी मत समझना कि हम दोनों तुम चारों में कोई तफरीक करेंगे। साला ने बहुत लंबी खामोशी के बाद उससे कहना शुरू किया था, तुम्हारे दादा मेरी जिम्मेदारी, और मेरा ख्याल था मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे जिब्राइल के साथ बांट सकता था, इसलिए कोशिश की, लेकिन तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं नहीं जाना, तुम नहीं जाना चाहते मत जाओ। सारा उससे कहते उठकर चला गया। हुमैन वहीं बैठा रहा, सर झुकाए खामोश, सोचते हुए। आई होप यू आर नॉट अपसेट विथ मी। जिब्राइल स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ रहा था जब उसने कमरे का दरवाजा खुलते और हुमैन को अंदर आते देखा। दोनों के दरमियान खामोश नजरों का तबादला हुआ। फिर जिब्राइल दोबारा अपनी किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया। हुमैन बिस्तर पर जाकर लेटा उसे देखता रहा। फिर उसने बुलाकर उससे मुखातिब किया था, अपसेट? जिब्राइल ने पलटकर उससे कुछ हैरान से देखा था। क्यों? हुमैन उठकर बैठ गया। बड़े मुहतात अंदाज में उसने गुफ्तगू का आगाज किया।
तुमने हमारी बातें सुनी थी? वो कुछ भी कहने से पहले जैसे तस्दीक चाहता था। एक लम्हा के लिए जिब्राइल उसे देखता रहा, फिर उसने सर हिलाते हुए कहा, हाँ। हुमैन की तासरात बदले। हल्की शर्मिंदगी ने उसे जैसे कुछ और डिफेंसिव किया था। इसलिए पूछ रहा था, तुम मुझसे खफा तो नहीं हो ना? हुमैन ने अपने जुमले को जरा सा बदला। नहीं। जिब्राइल ने उसे अंदाज में कहा। हुमैन अपने बिस्तर से उठकर उसके करीब आकर खड़ा हो गया, लेकिन मुझे मायूसी जरूर हुई। जिब्राइल ने उसके करीब आने पर जैसे अपने जुमले को मुकम्मल किया। हुमैन अब स्टडी टेबल से पुष्ट टिकाए खड़ा था। आई डिडंट मीन दैट। तुम मेरे भाई और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ट्रस्ट मी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू। हुमैन ने जैसे उसे सफाई देने की कोशिश की। आई नो इट। जिब्राइल ने नरमी से उसे टोका और उसका बाजू हल्के से थपथपाया। लेकिन तुम्हें बाबा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ही मस्ट हैव बीन शॉक्ड। जिब्राइल अब उसे समझा रहा था। तुम वाकई समझते हो कि वो मुझे तुमसे ज्यादा अहमियत देती, फर्क करते, उससे कह रहा था, जबकि मुझे लगता था वो तुम्हें ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जिब्राइल ने जवाबन उसे कहा था। काफी साल ऐसे ही लगता रहा। जिब्राइल ने जैसे बात अधूरी छोड़ी। मैंने कुछ तजस्सुस से घुरेदा। फिर मैं बड़ा हो गया, मुस्कुराया था। एंड आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं है। वो कह रहा था, कुछ क्वालिटीज को मुझ में ज्यादा पसंद करते, कुछ तुम में, लेकिन उन्होंने हम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। अगर किया भी होगा तो उसकी कोई वजह होगी। वो उसका बड़ा भाई था और बड़े भाई की तरह उसे समझा रहा था। हुमैन खामोशी से बात सुन रहा था। जब उसने बात खत्म की तो हुमैन ने उससे कहा, मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी छोड़कर पाकिस्तान जाओ। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ। वो जैसे उसे सफाई देने की कोशिश कर रहा था। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे हियर। उसने जिब्राइल से कहा था। तुम्हें कोई सेल्फिश समझ भी नहीं रहा हुमैन। तुम्हारी चॉइस की बात है। बाबा इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि तुम छोटे हो और यहाँ तुम अकेले नहीं रह सकते। बाबा बहुत बिजी है। कई बार कई दिन घर नहीं आ पाते। तुम अकेले कैसे रहोगे उनके साथ? सिर्फ इसलिए तुम्हें पाकिस्तान भेजना चाहते थे। उसने जिब्राइल की बात काट दी और बेहद हल्की लेकिन मुस्तहकम आवाज में उससे कहा, आई डोंट वांट यू गो टू पाकिस्तान। तुम्हारी स्टडीज मुतासिर होंगी। मैं चला जाऊंगा। हालांकि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं सबको नाराज करके यहाँ स्टे नहीं कर सकता। वो कहते अपने बिस्तर की तरफ चला गया। जिब्राइल को लगा कुछ उलझा हुआ था। जिब्राइल इसे लेटते हुए देखता रहा। फिर उसने हुमैन से कहा, चंद सालों की बात है हुमैन, फिर बाबा तुम्हें भी वापस अमेरिका बुला लेंगे। यू कैन परस्यू योर ड्रीम्स। जिब्राइल ने जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश की। आई डोंट ड्रीम मच। उसने जवाबन चादर अपने ऊपर खींचते हुए कहा था। जिब्राइल उसे देख कर रह गया। हुमैन के दिमाग में क्या था उसे पूछना बड़ा मुश्किल था। सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, शायद उसके अपने लिए भी। जिब्राइल एक बार फिर अपने स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठ गया था। वो उस वीकेंड पर घर आया हुआ था। अब उसे कल फिर वापस जाना था। उसका अगला सेमेस्टर शुरू होने वाला था। Who will stay with बाबा? कागज पर कुछ लिखते उसका हाथ रुक गया। जिब्राइल ने पलट कर एक बार फिर बिस्तर पर लेटे हुमैन को देखा। उसने तकरीबन 10 मिनट बाद उसे मुखातिब किया था, जब वो ये समझ रहा था कि वो सो चुका था और उसके सवाल ने किसी करंट की तरह उसे जैसे हुमैन की सोच तक रसाई दी थी। वो वाकई बेहद गहरा था। ये MIT नहीं थी, अमेरिका नहीं था जो हुमैन को वापस जाने से खींच रहा था। इस साला सिकंदर की बीमारी थी जिसने हुमैन को उसे अकेला छोड़ देने पर मतहश किया था। वो वहाँ बाप के पास रुकना चाहता था, बगैर उसे बताए कि उसकी वजह से वहाँ रहना चाहता था, क्योंकि उसके बारे में फिक्रमंद था, बिल्कुल उसी तरह जैसे सालार सिकंदर अपने बाप के बारे में फिक्रमंद था, लेकिन उसे बताना नहीं चाहता था। तुम बाबा की वजह से रुकना चाहते हो? जिब्राइल ने जैसे उसका राज अफशा कर दिया था। हुमैन की चादर से ढके वजूद में हरकत हुई। शायद अपने दिल का भेद फाश हो जाने की तवक्का नहीं थी उसे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने चादर भी अपने चेहरे से नहीं हटाई। जिब्राइल फिर भी उसे देखता रहा। हुमैन सिकंदर एक खरगोश की तरह सुरंगें बनाने का माहिर था। पलक झपकने में क्या क्या खोद कर कहां से कहां पहुंचने का शौकीन। वो पलक झपकते में दिल से निकलता था और लम्हा भर में दिल में वापस आ निकलता था। जिब्राइल सिकंदर अपने उस छोटे भाई को देखता रहा जिसकी उसे अक्सर समझ नहीं आती थी, और जब आती थी तो उसे अपनी समझ बूझ पर शक होने लगता था।